वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? खुश तो आप बहुत होंगे आज, है ना, कि अरे लगातार 2 दिन लेक्चर आ गए हैं, पता नहीं अब कब आएंगे, वो तो अपने हाथ में है, लेकिन जब तक आ सकते हैं तब तक मैं आता रहूँगा। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चल रहा है तो मैं डेली लेक्चर डालने की कोशिश करूँगा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा था कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, या फिर इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि सर जब कल तक हमने जो बात की थी कोरिलेशन क्लियर हो गया, आपको कार्ल पियर्सन क्लियर हो गया, आपको ये समझ आ गया कि जब भी हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं 2 अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में जो कि रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, देन वी कैन हैव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कि आपस में एक दूसरे का रिस्पॉन्स कैसा है। लेकिन कई जगह ऐसी सिचुएशन फंस जाती है हमारे दोस्तों की जहां पे हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात नहीं कर पाते, क्वालिटेटिव डाटा की बात कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फैशन शोज की, ठीक है। डोंट मग अप योर माइंड, ऐसा ना गंदा दिमाग लेके मत जाना, कहीं रैंप पे चढ़ जाओ अभी के अभी, वापस आओ, ठीक है। सपोज किसी कॉलेज में, स्कूल में, फंक्शन वगैरह में फैशन शो चल रहा है, आपको पता है बच्चे रैंप पे चलते हैं। अब जब रैंप पे चल रहे हैं तो वहाँ पे उसको जज करने के लिए कोई एक जज नहीं होता, वहाँ पे जज होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। अब क्या होता है, हम उन जज बनते हैं। अगर मैं जज बन जाता हूं और आप मेरे सामने 10 कंटेस्टेंट्स को लेके आते हैं, आई रिपीट द वर्ड, देयर आर 10 कंटेस्टेंट्स एंड 2 जजेस, मैं भी उसमें से एक जज हूं। तो मेरे सामने जब वो आ रहा होगा परफॉर्मेंस देने के लिए, कंटेस्टेंट आ रहा होगा, तो उसके कुछ मार्क्स होंगे, हो सकता है उसके वॉकिंग स्टाइल पे हो। अब वॉकिंग थोड़ी क्वांटिटेटिव होती है कि 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। वॉकिंग अच्छी थी या बुरी थी, उसका बिहेवियर अच्छा था या बुरा था, बोलने का तरीका अच्छा था बुरा था, द आंसर्स ही गेव और शी गेव आर गुड और बैड, कितने अच्छे थे, हम उनको मार्किंग देते हैं 10 में से। अगर 10 आ रहे हैं तो 10 नंबर, 20 आ रहे तो 20। तो मतलब मेरे हिसाब से कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, कौन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या किया, उनको रैंक देनी शुरू करी। अब जो रैंक एक जज दे रहा है, सपोज जज हूं मैं, तो मेरी जो रैंक होगी डेफिनेटली दूसरे की रैंक कुछ ना कुछ अलग होंगी। अब हमारे पास एक सवाल उठता है कि अगर हम दोनों की ही रैंक अलग अलग चल रही है तो विजेता कौन माना जाएगा। हम वो देखेंगे, वो तो बात की बात है, नंबर्स बेस पे है। लेकिन हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया में चल रहे हो। मैं जिसको 10 दे रहा हूं वो उसको 1 दे रहा है, जिसको मैं 9 दे रहा हूं उसको 2 दे रहा है, जिसको मैं 8 दे रहा हूं जिसको वो 3 दे रहा है। इसका मतलब ये तो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, हाईली नेगेटिव हो गया ना। तो कहीं ना कहीं हमारी सिमेट्री नहीं बन रही। तो इन दैट केसेस समटाइम्स द कंटेस्ट हैज टू बी डन एंड रीजज्ड, दोबारा से जज करो। तो कहीं ना कहीं हमारी सिमेट्री चेक करने के लिए कि हमारी रैंकिंग सही तो है ना, ऐसा तो नहीं कोई बिकाऊ हो गया है। हाँ मेरी सेटिंग थी, वो बच्चा आया था मेरे घर का, ये मेरे भतीजा है, चलो भाई ये लो मेरे 10 में से 10 ले लो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो हमें वो जजेस की जो रैंक दी गई है उसको हमें आपस में उसका कोरिलेशन चेक करना होता है। आई होप कि मैंने जो समझाया उससे आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया है, वाई वी आर आस्किंग फॉर रैंक कोरिलेशन। और 1904 में, अब ये सब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, पता नहीं कितने लोग थे, ब्रिटिशर्स ही थे जितने स्टैटिस्टिशियन थे हमारे शुरू में, जिन्होंने हमें बुक्स लिख लिख के दे दी। तो उन्होंने फॉर्मूला इजाद किया कि सर जब भी क्वांटिटेटिव की बात करोगे तो कार्ल पियर्सन की बात हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपने रैंक की कोरिलेशन की बात करी जहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा की बात आती है, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा रैंक कोरिलेशन विच इज गिवन बाय स्पीयरमैन्स। इनका पूरा नाम बताता हूं आपको मैं, इनका पूरा नाम था एडवर्ड सी स्पीयरमैन, आई थिंक सो, बुक में लिखा हुआ है। एक सेकंड ढूंढता हूं बस मैं आपके लिए, ताकि चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन इनका पूरा नाम है। तो ये 1904 में इन्होंने क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, अब क्वालिटेटिव डाटा के लिए हमें बोला कि स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज करो। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी पे नंबर कितने हैं, ब्यूटी, कैरेक्टर, मोरालिटी, इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटी, कोऑपरेशन। तो जब आप कंपनीज में काम करने जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी कहावत बोलते हैं कि आपको आपकी स्किल के लिए हायर करते हैं, लेकिन आपको आपके बिहेवियर के लिए निकाला जाता है। तो जो बिहेवियर पार्ट को आप अगर कोरिलेट करना चाहते हैं तो आपको पहले उनको रैंक कराना पड़ेगा। आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होते हैं, आप चेक करा सकते हैं अपने आप को। तो अब हम जब रैंक कोरिलेशन की बात करें तो 2 जज भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मेरी और तेरी क्या कोरिलेशन है, तेरी और उसकी क्या कोरिलेशन है, उसकी और उसकी क्या कोरिलेशन है, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिलहाल इतना कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 3 सिचुएशंस की। हमारे पास ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है या स्पोर्ट्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमें जजेस बिठा रखे हैं, जजेस मार्किंग दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। तो पहला सिचुएशन, अगर रैंक गिवन है
तो कैसे हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस। अगर रैंक गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, और अगर रैंक सेम आ गई तो मेरी रैंक तीसरे नंबर को मैंने 6 नंबर दिए थे, तूने भी तीसरे नंबर को 6 नंबर दे रखे, तो रैंक तो सेम हो गई। इस केस में क्या करेंगे, तो फॉर्मूला चेंज करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर हमें रैंक गिवन है सपोज, तो सिंपल है, केस 1 ले लेता हूं पहले। तो केस 1 में अगर हमें रैंक गिवन है, एक जज ने रैंक 1 रैंक 2, इसको ऐसे लिखते हैं R1 R2, रैंक 1 रैंक 2। इसलिए गिवन है 2 5 6, मतलब भावुक हो गया, भूल गया कि कंटेस्टेंट के साथ चलना है। सपोज हमारे 5 कैंडिडेट हैं, तो पांचों कैंडिडेट को 1 बाय 1 रैंक दे रखी है, 2 3 4 1 5। दूसरे वाले ने दे रखी है 3 1 2 4 5। ये 5 इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैं 5 और 4 कर देता हूँ। इक्वल नहीं आना चाहिए ना, अभी तो सेम चलना नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने निकालना है एक बहुत बड़ा डी, डेविएशन। डी कैसे निकालते हैं, R1 माइनस R2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 प्लस 1। अब इस डी का निकालो स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर कर दो। देखो वो याद है डेविएशन, तुम हमेशा डेविएशन पहले भी करते थे, लेकिन वहां पे वो मीन डेविएशन थी। यहाँ पे डेविएशन सिर्फ रैंक की निकालनी, डिफरेंस। इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर 4, इसका 4, इसका 16, इसका 2 क्या बोल रहा हूं 1, इसका टोटल कर दो बस। 4 और 1 5, 4 9 6 15 और 1 16, 26 आ गया टोटल सिग्मा डी स्क्वायर। आपने कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला इज, अच्छा बुक्स में आप चाहो तो आर लिख लो बड़ा, या आप लिख दो आर के, राज कपूर नहीं है, ठीक है, या रणवीर कपूर नहीं, वो भी नहीं है। आर के मतलब रैंक कोरिलेशन, तो या तो आर लिखो या कुछ भी लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना। इज इक्वल टू, बुक्स में आपको नॉर्मली आर के लिखा होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 26 अपॉन एन कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 5। ये आप निकाल दो, आपका आंसर 1 से नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपने मुझे आंसर लिख के बताना है, सर पहले केस का आंसर कितना है, ठीक है। मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूं, देखो मैं हंसता रहता हूँ, गलत आपने आप ढूंढो, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालना है, आपका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी क्यूब सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये एक फॉर्मूला इजाद किया था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में। अब मैं सब डिस्कशन इसलिए थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि सारे पेपर एमसीक्यू आएंगे, तो पता नहीं क्या पूछ डालेंगे, कब इजाद किया था, 1940 में, 1942 में, 1904 में, कब आप 1904 में किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन आ सकते हैं, नो नीड टू वरी। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की गारंटी मेरी और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। जल्दी इसको नोट डाउन करो ताकि हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। दोस्तों बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा है रैंक्स आर नॉट गिवन। सर रैंक गिवन नहीं है, बच्चे हैं उसके मार्क्स गिवन है, तो रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अगर आपके पास 2 अलग अलग वेरिएबल गिवन है, आपको डाटा गिवन है, जैसे क्वेश्चन गिवन है मेरे पास एक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले क्वेश्चन ताकि आपको डाटा आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स कैलकुलेट Spearman's coefficient of correlation. The moment you see Spearman, प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्या मांग रहे हैं, कई बार चले कोएफिशिएंट प्रति कार्ल पियर्सन निकाल दो, Spearman coefficient of correlation तो मतलब रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, सबसे पहले इनको देनी है रैंक। अब रैंक कैसे देनी है आपको, रैंक के सिस्टमैटिक ऑर्डर एक ही चलेगा, इसकी R1 हो जाएगी स्टैट्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए हो जाएगी R2। रैंक जब भी निकालोगे दोनों का ऑर्डर सेम रखना, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो हमने कहा कि सर हाईएस्ट मार्क से शुरू करते हैं, जो हाईएस्ट मार्क है उसको देते हैं 1 और लोएस्ट मार्क को देंगे ऐसे करके 10। तो हाईएस्ट मार्क क्या है 65, तो इसको दे दिया हमने 1। उसके बाद 65 के बाद 62, उसके बाद 56, 3। अगर ऐसे में रैंक को कोरिलेट करूंगा तो मतलब जो हाईएस्ट मार्क से मैं
लोएस्ट मार्क को रैंकिंग दे रहा हूँ, जैसे क्लासेस में होता भी है, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो नंबर 1 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो अगर मैं इसकी रैंक निकालता हूँ तो रैंक निकल के आती है हमारे पास, कुछ पार्ट मिस हुआ, 56, 60, 1, 2, 3। ओके, इसने थोड़ी गलती कर रखी है बुक में थोड़ी सी गलती है, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे। 1, 2, 3, इसके बाद ओके, इसने किसी और तरीके से कर रखा है, हम उससे तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। बुक में थोड़ा गलत है, सॉरी, मैच हो गया। 1, 2, नंबर 3 पे हमारे पास, हम फिर इस पे चल रहे हैं 56 के बाद 44, ये आ गया 4, 44 के बाद 53 रह गया, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42 था, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा 10, 8, एक सेकेंड मैं इसको ठीक करता हूँ पहले। सॉरी दोस्तों, टाइम बचाने के लिए मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ जो बुक में गिवन, ताकि हमारे पास जल्दी हम समझ पाए चीज़ों को, समझना जरूरी है। वरना वो क्या होगा, अगर मैं इसी में लगा रहा आपके सामने कि इसमें पहला कौन सा दूसरा कौन सा, तो शायद मेरी क्लोजअप के हिसाब से गड़बड़ हो जाए। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा चेंज किया है इसको बुक के हिसाब से। वो चेंज किया है वो ये किया है कि मैंने रैंकिंग के हिसाब से जो सबसे कम है उसको 1 दिया, जो सबसे ज़्यादा उसको 10 दे दिया, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे कम है 15, उसको दिया 1, उसके बाद 56, 2, उसके बाद 42, 15, 2, उसके बाद 33, उसके बाद ऐसे करते 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 ऊपर 33 के बाद 36, 36 के बाद 42। एक्चुअली क्या है कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास बुक थोड़ा सा ऊपर नीचे सिमेट्री गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ होती है। अगर आप रजिस्टर के पेज पे करोगे तो आपको मालूम है कि आपके पास लाइन के अंदर कौन सी लाइन में क्या चल रहा है, तो वहां पर थोड़ा आसान होता है करने के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाएगा कौन सा नंबर क्या है। यहाँ पर थोड़ा पकड़ने में दिक्कत आती है। अब एनीवेज हम मुद्दे पे आते हैं। हमने दोनों को रैंक दे दी, पहले वाले को भी लोएस्ट वाले को 1, हाईएस्ट वाले को 10 लेके बीच में सब सीक्वेंस किया, दूसरे वाले को भी हमने रैंक दे दी। अब R1 R2 आ गया, अब क्या निकालना है, डी कैसे निकलेगा, 4 - 5 -1, 8 - 2 6, 2 - 8 -6, 9 -1, 3 - 9 -6, 6 - 7 -1, 7 - 4 3, -9 और 6। अब क्या करना है आपको, इसका निकालना है डी स्क्वायर। इन सबका डी स्क्वायर निकालेंगे हम। जब डी स्क्वायर निकालेंगे तो सीधा सीधा आंसर निकालता हूं, 1, 36, 36, 81, 1, 36, 1, 9, 81, 36। इन सबका टोटल जब आप करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर, वो आएगा हमारा 318। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है फिर से, R = 1 - सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। इसका आंसर भी आप बताएंगे मुझे कंफर्मेशन के लिए। जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 318 अपॉन 10³ - 10। आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -0.927, क्योंकि ये आंसर जो है ये माइनस में आ रहा होगा इसलिए। तो आपका ये जो आंसर है -0.927 आएगा जब आप रैंक कोरिलेशन निकालेंगे दो जजेस के बीच में। ठीक है, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो, इसको समझ लो और इसका आंसर मुझे लिख देना कि आपका टैली हुआ या नहीं हुआ केस 2 का। आपने ऐसे लिखना आंसर, सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर टैली हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मूला बड़ा है वो हम अभी सीखते हैं। दोस्तों तीसरा पार्ट करते हैं। अगर हमने कहा कि सर रैंक सेम आ जाए तो
सर रैंक सेम कैसे आएगी, पहले ये तो सिखाओ, पहले वो सीखते हैं। सपोज दो डाटा गिवन है एक्स और वाई, इट कैन बी मार्क्स, इट कैन बी हाइट, इट कैन बी वेट, इट कैन बी ब्यूटी कंटेस्टेंट, वट एवर मार्क्स गिवन है आपको सबसे पहले इसको रैंक देनी है। रैंक कैसे देनी है आपको बता चुका पिछली बार, आप लोएस्ट से स्टार्ट करो या हाईएस्ट से शुरू करो, आपके ऊपर, लेकिन दोनों में सेम रखना। हम लोएस्ट पे शुरू करते हैं, लोएस्ट मार्क किसमें कितने हैं 9, तो रैंक गई नंबर 1। इसके बाद 9 के बाद कौन सा आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है 15, तो रैंक गई 2। 15 के बाद 16 आ रही है 2 लोगों के पास, इसका मतलब रैंक जानी चाहिए 3 और 4, लेकिन दोनों को 3 और 4 दे नहीं सकते, तो दोनों बैठ के कॉमन, तो आप कैसे निकालोगे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इन दोनों को रैंक दे दोगे 2.5 2.5, सॉरी 3.5 3.5, 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आप इन दोनों के निकालेंगे कॉमन वालों के लिए। अगर 3 होते तो तीनों को प्लस करके, लेकिन रैंक कौन सी चली गई 1 2 3 4 रैंक चली गई। अब रैंक कौन सी बची है 5th। इसके बाद 16 के बाद कौन सा नंबर है 25, तो ये रैंक आ गई मेरे पास इसके पास 5। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपकी रैंकिंग आएगी 8 6 7 1 इसको हो गई है, एंड देन 9 और 20 वाले के लिए 10। तो आपने क्या देखा कि 2 रैंक यहां पे कॉमन आ गई, तो इसका कुछ करेंगे हम बाद में। अब चलते हैं अगली वाले पे। सबसे लोएस्ट नंबर क्या है 4, इसको किया 1, उसके बाद 6 2, उसके बाद 9 3, इसके बाद क्वेश्चन एक आएगी 4 किसको देंगे हम, 9 के बाद देंगे हम 13 और 13 2 है, तो यहाँ पर रैंक कौन सी है अगली, 2 रैंक कौन सी है अगली 4 और 5, तो 4 + 5 डिवाइड बाय 2, तो इसको मिलेगा 4.5, इसको मिलेगा 4.5। रैंक कौन सी चली गई 5 रैंक तक खत्म। अब कौन सी रैंक आएगी 6 7 8 9 10, तो देखिए जरा कौन कौन सी रैंक है हमारे पास। रैंक 1 रैंक 2 2 2 2 2 2 कुछ डाटा में गड़बड़ हुआ मुझसे। 6 और 6 भी 2 बार था, ओहो 6 भी 2 बार आ रहा है, आपने पकड़ा नहीं, आप पकड़ ले तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा पकड़ना बहुत जरूरी है कि मैं आपको गलत ना पढ़ा दूं। सबसे पहली बात तो 1 के बाद सीधा 1 के बाद देखते ही जब 4 के बाद 6 है तो 6 2 जगह पे है, देखो ये रहा 6 2 जगह पे है, तो ये हो जाएगा 2.5 2.5, तो रैंक चली गई 1 2 3 रैंक खत्म। ये हमारा सेम रहेगा 4.5 4.5, तो रैंक चली गई 5 तक। अब बची 6 7 8 9, तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ से देख के थोड़ा सा जल्दी जल्दी। ये आ गया 2, तीसरा कौन सा था 3 हमारा था 3, ये आ गया 5.5 5.5। थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही, कोई बात नहीं, वो जल्दबाजी में हो जाता है। पहली रैंक आई, दूसरी तीसरी के ऊपर कॉमन आ गए, तीसरी ये रही, चौथी पांचवी छठी के ऊपर दोनों कॉमन आ गए। इसके बाद ये आ गए 10, ये आ गई 7 1 9 8 2 3 4, ये 4 नंबर है। हमने क्या किया रैंक निकाल ली। आपको मेनली पॉइंट क्या है कि रैंक कोरिलेशन में रैंक निकालने आनी चाहिए ढंग से, क्योंकि उसमें अगर गड़बड़ कुछ भी हुई तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास। जब इक्वल आ गई तो जब 2 चीजें नंबर सेम है तो उसके अंदर अगली 2 रैंक हम डिवाइड करेंगे एवरेज के हिसाब से। तो यहां भी डिवाइड करी, अगली यहां पे भी डिवाइड करी। इसके बाद इसका डी निकालोगे, इसका डेविएशन, इन दोनों का डेविएशन निकालने के बाद डी स्क्वायर निकालोगे। ये आप चार्ट पूरा करेंगे, डी कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर जो आएगा दैट विल कम 39.5। अब यहां पे जो सारा गेम है वो दोस्तों, जब आप रैंक निकाल लेंगे R1 R2, थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है बिकॉज ऑफ मेरे बहुत क्लोजअप है बोर्ड में, तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम इन दैट। कंसेप्चुअली समझिए कि हमारे पास 2 वैल्यूज की रैंक सेम हो सकती है। जब रैंक सेम होती है तो आपने कैसे निकालना होता है, आपने कहा 1 2 3 4 5, अगर ये कट गई दूसरी कट गई और तीसरी चौथी कॉमन है तो कैसे निकालोगे, इनका बीच का एवरेज। अगर पांचवी छठी कॉमन है तो इनका कैसे निकालोगे, इनके बीच का एवरेज, और दोनों को बांट दोगे इकट्ठे। तो सीक्वेंस में चलते रहना, रैंक को खत्म नहीं करना। जब इसके बाद आप निकाल लोगे डी इन दोनों का और डी स्क्वायर निकाल लोगे, तो फिर आपको अप्लाई करना है एक फॉर्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हमेशा रहेगा 1 से नीचे रहती है वैल्यू हमेशा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ माइनस m
प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये चलता किसका रहेगा वो बताता हूँ आपको, ऑल डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, ये n क्यूब सेम रहेगा। अब ये m क्या है, m मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद कॉमन रैंक। कॉमन रैंक कौन सी है, सबसे पहले R1 में चेक करो, फिर R2 में चेक करो कितनी रैंक कॉमन है, 2। अगर 3 होती तो m हो जाता 3। आई रिपीट, दोबारा समझ लो, अगर यहाँ पे 2 रैंक कॉमन है तो m क्या हो गया 2। अगर सपोज 1 2 3 रैंक कॉमन होती तो m क्या होता 3। तो आपने क्या लिखना है फॉर्मूले में, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था पहले, वो कितना आ रहा था हमारा 39.5। तो 39.5 प्लस 1/12 कितनी रैंक कॉमन है 2, तो 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। अब यहाँ पे कितनी रैंक कॉमन है, एक तो ये कॉमन है 2 और एक ये और ये वाली, तो 2 कॉमन और आ गई, तो 2 फिर से 2 का सेट, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 फिर से कितनी है कॉमन 2, फिर से 2 क्यूब माइनस 2 ऑल डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे 3 रैंक कॉमन है, तो आपने क्या करना है, आप सीक्वेंस में चलो, पहले R1 में देखो क्या 2 है तो 2 कर दो, अगर इसमें करके 3 आ गई तो उसके बाद 3 क्यूब माइनस 3, अगर 4 है तो 4 क्यूब माइनस 4। तो m क्या है, m है नंबर ऑफ कॉमन रैंक्स। तो यहां पे m कितना हो गया, m इज इक्वल टू 2, यहां पे m इज इक्वल टू 2, फिर m इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 बार 2 आ रही रैंक। अगर 3 होती रैंक तो 3 बार हम करते। तो इसको सॉल्व जब करोगे इलैबोरेटेड फॉर्मूला को आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 0.754। मतलब दोनों जजेस की जो कोरिलेशन है आपस में, रैंक कोरिलेशन, वो हाईली कोरिलेटेड है आपस में, ठीक है, सफिशिएंटली कोऑर्डिनेशन है। तो आपस में इनकी कोई झगड़ा लड़ाई फसाद कुछ नहीं है। और ये कब तक चलता रहेगा, जितनी रैंक कोरिलेशन चलती रहेंगी, जितनी कॉमन रैंक है, 1 है 2 है तो 2, 2 से कम तो होने से रही, तो मिनिमम 2 तो आएगा यहाँ पे, 1 कभी नहीं आएगा। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जितना भी आएगा, जितनी बार आएगा, 1 m क्यूब, 2 m क्यूब, 3 m क्यूब, फिर से m क्यूब। अगर इसके अंदर 10 से ऊपर डाटा है, अगर आपको लगता है कि 5 आइटम के भी 2-2 करके रैंक आ रहे हैं, तो 5 बार m क्यूब माइनस m, 5 बार, तो 1/12। ये फॉर्मूला कैसे इजाद किया, क्यों, या उस डी पे मत जाना, फॉर्मूले को याद कर लेना। फॉर्मूला सिंपल है, 1 - 6 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट फुल ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 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 करते चले जाओ, जितनी रैंक कॉमन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आज थोड़ा सा वो टेक्निकली प्रॉब्लम सिर्फ विजिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल एक्सपोज पास में होता है मेरे लिए, तो नो प्रॉब्लम, आपको आइडिया समझ आ गया है कि रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक। तो सिर्फ जाने से पहले मेरी फीस आज के लेक्चर के हिसाब से पसंद आए तो दे देना, और नीचे लाइक का बटन दबा देना। जहाँ समझ ना आए नीचे कमेंट में लिखना, कोशिश करके आपको मैं जवाब टाइम टू टाइम देता ही रहता हूँ। जितना जल्दी होगा अगला चैप्टर आएगा। रैंक कोरिलेशन इतना ही है, इसके अंदर कराने वाला क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, फिर भी लगेगा बीच में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा मुझे तो मैं करा दूंगा, वरना नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अपना कोरिलेशन के बाद। रिग्रेशन शुरू अभी नहीं करूंगा, रिग्रेशन में बाद में आऊँगा। मैं सीधा शुरू करूँगा इंडेक्स नंबर, क्योंकि आपके यूनिट के हिसाब से चलूँ तो चॉइस आती है आपके पास, लेकिन आप क्योंकि MCQs आएंगे तो उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इंडेक्स नंबर खत्म करेंगे, उसके बाद हम रिग्रेशन पे आएंगे, और फिर स्टैट्स के छोटे मोटे टॉपिक हम बाद में लेते रहेंगे। ऑलराइट, अगर मुझे बीच में कहीं भी लगा MCQs अवेलेबल हैं, किसी तरीके से दे सकता हूँ आपको मैं, तो मैं गूगल ड्राइव पे उसका लिंक डाल के आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।